तो अब बेटा ज़रा देखते हैं कि डी ब्राय का जो हाइपोथेसिस है वो कैसे थर्ड पास्टुलेट को एक्सप्लेन करता है और नया एटॉमिक मॉडल जो है वो हमारे सामने रखता है। अब बेटा बोर का थर्ड पास्टुलेट क्या है कि सिर्फ वही एनर्जी लेवल्स पॉसिबल हैं किसी इलेक्ट्रॉन के लिए जहां पर उनका एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल हो। ठीक है बेटा, यानी कि जैसे कि इस तस्वीर में दिखा रखा है कि अगर ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है तो यहाँ पे 1h/2 होगा, 1 मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर 2h/2, यहाँ पे 3h/2 होगा। ठीक है बेटा, तो अब अगर इसी एंगुलर मोमेंटम को अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम लिख सकते हैं MVR। एन इसलिए लिखा है क्योंकि देखें डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं तो डिफरेंट रेडियाई हैं, तो किसी भी nth रेडियाई में या nth रेडियाई के एनर्जी लेवल में जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा उसे MVR से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों होगा इसके बारे में बहुत खामोश था, तो डी ब्रा इसका आंसर देता है। डी ब्रा कहता है कि देखें एनर्जी लेवल से मुराद वो रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। यानी कि मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि एटम के गिर्द कहीं पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी 5% है, कहीं पर 95% है, जहाँ पर 95% है दर हकीकत वही एनर्जी लेवल है। तो अब इसके बाद थोड़ा और नीचे आते हैं जहाँ से असल मामला शुरू होता है। ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बेटा वो वेव की तरह बिहेव करते हैं, और ये जो वेव है ये न्यूक्लियस के अराउंड रैप्ड है, न्यूक्लियस पर रैप्ड नहीं है, उसके अराउंड वो जो एनर्जी लेवल्स हैं, चूँकि वो स्फेरिकल एनर्जी लेवल्स हैं तो उस स्फेयर पर ये रैप्ड है। इसका मतलब ये नहीं कि एनर्जी लेवल्स कोई फिजिकल चीज़ है, लेकिन उस डिस्टेंस के ऊपर अगर वो वेव मौजूद है और हर तरफ उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से सेम रह रहा है तो वेव वहाँ पर सर्किल ही की सूरत में मौजूद है। मैं यहाँ पे ड्रा करके आपको दिखाता हूँ, रफ सी ड्राइंग बनेगी, ज़्यादा प्रॉपर तो नहीं बन पाएगी लेकिन कोशिश करते हैं यहाँ पे बन जाए। कि लेट्स अज्यूम बेटा कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक, और ये एक एनर्जी लेवल है। तो इसे मैं थोड़ा दुरुस्त कर लूँ, ये तो स्फेरिकल इसने बना दिया और इलिप्टिकल बना दिया, अब भी इलिप्टिकल बना रहा है, ये तो शेप्स पे आ गया। एक मिनट है, ऑटोमेटिक शेप्स में इसकी ऑफ करूँ, ठीक है, अब शायद ये मुझे सर्किल ही बना कर दे। लें, ये तो अटका हुआ है कि भाई मैंने तो आपको एलिप्स ही बना के देनी। हाँ अब सही। तो अब बेटा ये हमारे पास वो एनर्जी लेवल जो कि रेडियस Rn के ऊपर मौजूद है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो होगा वेव की सूरत में रैप्ड है, इस तरीके से ऐसे ऐसे रैप्ड है। ऊपर वाला हिस्सा क्रेस्ट है, नीचे वाला हिस्सा ट्रफ है, क्रेस्ट ट्रफ एंड क्रेस्ट ट्रफ। ठीक है, ये जहन में रखिएगा। अब आते हैं नीचे। अब ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स बिहेव्स एज वेव, इलेक्ट्रॉन बेटा वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं, एंड एज द वेव इज रैप्ड अराउंड द न्यूक्लियस इट विल सुपरपोज विथ इट्ससेल्फ, तो वेव अपने साथ सुपरपोज करेगी। क्योंकि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये जो वेव है ये भी एक ट्रेवलिंग वेव होगी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब ये इसका जो ये वाला हिस्सा जब आगे बढ़ेगा तो ये अपने इसी हिस्से के साथ क्या करेगा, सुपरपोज करेगा, ये इसके साथ सुपरपोज करेगा, ये इसके साथ सुपरपोज करेगा। सुपरपोज से मुराद ये है कि दो या दो से ज़्यादा वेव्स का मिलना। और जब वेव सुपरपोज करती हैं सुपरपोजिशन दो किस्म का होता है, और ये वेव फिनोमेना है। दो किस्म का कौन सा बेटा, इधर डिस्ट्रक्टिव होगा या कंस्ट्रक्टिव होगा। ये आपने फर्स्ट में पढ़ रखा होगा, मैं थोड़ा सा फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ। डिस्ट्रक्टिव उस वक्त है कि फ़र्ज़ कर लें कि ये एक वेव है और ये दूसरी वेव, कि एक का क्रैश दूसरे के ट्रफ से मिल रहा है, ये नहीं कि परफेक्टली इस तरीके से मिले। क्रैश का अगर कोई पार्ट ट्रफ के किसी पार्ट से मिल रहा है तो डिस्ट्रक्टिव कहलाएगा। और कंस्ट्रक्टिव उस वक्त है जब फ़र्ज़ करें कि ये एक वेव और ये दूसरी वेव। अब इस केस में ये होगा, ये दोनों वेव्स खैर मिट गई, यहाँ पे मिटना नहीं चाहिए, तो इनके इंटेंसिटी में इजाफा हो जाएगा, यहाँ पे इनकी इंटेंसिटी के अंदर कमी हो जाएगी। ठीक है ना, ये कमी इंटेंसिटी के अंदर हो जाएगी, तो ये सुपरपोज करेंगी। अब यहाँ पर एक और चीज़ वो ये है बेटा कि जब दो आइडेंटिकल वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती सुपरपोज करती हैं तो इस केस में वहाँ पर हमेशा जो है बेटा बनती है स्टैंडिंग वेव बनेगी। और स्टैंडिंग वेव के लिए सिर्फ अपोजिट वेव्स, अगर आइडेंटिकल वेव्स अपोजिट डायरेक्शन मूव करें यही काफ़ी नहीं है, बल्कि साथ में बेटा जो दो पॉइंट जिनके बीच में वो वेव एंकर हुई हुई है और उन दो पॉइंट्स के बीच का जो फासला है बेटा वो मल्टीपल होना चाहिए किसका, वेवलेंथ का। जैसे मैंने इसे यहाँ पे दिखा रखा है कि ये हमारे पास एक स्टैंडिंग वेव है। स्टैंडिंग वेव बेटा क्या होती है, देखें अगर फर्स्ट करेंगे ये आपके से एक वेव है तो ये ट्रैवलिंग वेव है, बाय द टाइम बेटा मीडियम में आगे से आगे बढ़ रही है। ठीक है, ये ट्रैवलिंग वेव है आपके पास। बिट इसलिए रही है क्योंकि बेटा ये वन नोट के अंदर है कि अगर आप किसी के
वर्ड के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर इस तरीके से लाइन खींचेंगे तो वो समझेगा कि शायद इरेज कर रहा है, ठीक है। तो ये ट्रैवलिंग वेव है। लेकिन स्टैंडिंग वेव में क्या होता है, स्टैंडिंग वेव में अगर ये आपके पास एक वेव है, मैं थोड़ी साफ सुथरी सी वेव बना लूँ कि लेट्स से कि ये आपके पास एक वेव है, तो इसमें ऐसा होगा कि ये क्रेस्ट या ट्रफ आगे मूव नहीं करेंगे, बल्कि क्रेस्ट वहीं पर बेटा नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, ट्रफ ऊपर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी देर के बाद लाइन स्ट्रेट हो जाएगी और ये ट्रफ क्रेस्ट में चेंज हो जाएगा, और क्रेस्ट जो ट्रफ सॉरी क्रेस्ट ट्रफ में, और ट्रफ बेटा क्रेस्ट में चेंज हो जाएगा। और यानी कि वेव बेटा मूव नहीं कर रही, बल्कि क्या कर रही, ऑसिलेट कर रही अपनी जगह पर, इसलिए इसे कहा जाता है स्टैंडिंग वेव। और इनके पॉइंट्स होते हैं, जिस तरीके से ये पॉइंट्स जो बेटे नोट्स कहलाते हैं, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के ऊपर आ सकते हैं, उन्हें एंटी नोट्स का नाम दिया जाता है। अब इसके लिए शर्त यह है कि स्टैंडिंग वेव अगर बन रही है तो वो उस सूरत में बनेगी जब एंकर पॉइंट्स के बीच का फासला, कि अगर दो एंकर पॉइंट्स हैं तो उनके बीच का फासला मल्टीपल हो वेवलेंथ का। जैसे यहाँ पे दिखा रखे दो एंकर पॉइंट्स बेटे यहाँ पे दिखा रखे हैं, इसमें ये जो मैंने वेव बना रखी है इसमें दो एंकर पॉइंट्स हैं, और इसमें अगर आप देखें ये जो दो एंकर पॉइंट्स के बीच का फासला है ट्वाइस ऑफ वेवलेंथ के बराबर है। यानी कि फ़र्ज़ करें कि अगर मैं कहूँ कि वेवलेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर की है, तो फासला यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का है, तो इसलिए इसमें स्टैंडिंग वेव आ जाएगी। लेकिन फ़र्ज़ करें कि फासला 4 सेंटीमीटर का और वेवलेंथ कितनी की है, 3 सेंटीमीटर की, तो इस केस में वेवलेंथ का जो इंटीग्रल मल्टीपल है यहाँ पर नहीं आ पाएगा, क्योंकि 3 सेंटीमीटर की या तो एक वेव आएगी या दो, लेकिन दो आएंगी तो वो तो आएंगी बेटा 6 सेंटीमीटर में, ये तो है 4 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे 3.25 वेव्स आ सकती हैं, 3.25 के लगभग, ठीक है डन। लेकिन ये अपना क्या कहते हैं 3.25 कह रहा हूँ, सॉरी 1.25 वेव जो है वो इसके अंदर आ सकती है, उससे ज़्यादा वेव इसके अंदर नहीं आएगी, तो यहाँ पे स्टैंडिंग वेव फिर पॉसिबल नहीं होगी, ठीक। जैसे यहाँ पर पॉसिबल है, यहाँ पर बेटा इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब ही हुआ कि अब इलेक्ट्रॉन वेव की सूरत में बिहेव कर रहे हैं, वो वेव रैप्ड है बेटा न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्टेन डिस्टेंस पर, और वो वेव अपने आप से सुपरपोज करके स्टैंडिंग वेव बना रही है। अब अगर वो स्टैंडिंग वेव बना रही है तो वो जो फासला जिस पर वो मौजूद है वो फासला इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए वेवलेंथ का, और हमें मालूम है कि वेव रैप्ड है वो एनर्जी लेवल पर। तो एनर्जी लेवल जो है बेटा उसका अगर आप सरकमफ्रेंस देखते हैं तो वो 2πr है। जिस तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें जो ऊपर मैंने डायग्राम बनाई थी, देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो वेव रैप्ड है इस डिस्टेंस के ऊपर रैप्ड है, ये जो डिस्टेंस आप ब्लैक कलर में देख रहे हैं, और ये डिस्टेंस बेटा सिंपली 2πr के बराबर है। अब अगर ये 2πr इन वेवलेंथ्स का इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी कि मिसाल के तौर पे 2πr यानी कि टोटल जो सर्कमफ्रेंस है बेटा फ़र्ज़ कर लें वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर का, वेवलेंथ 2 सेंटीमीटर है, तो इसका इसमें 4 वेव्स कंप्लीट आ जाएंगी, तो स्टैंडिंग वेव पॉसिबल है। या वेवलेंथ है आपके पास 4 सेंटीमीटर, तो 2 वेव्स कंप्लीट आ जाएंगी, तो पॉसिबल है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर आपके पास वेवलेंथ है बेटा 3 सेंटीमीटर, तो आपके पास यहाँ पे कंप्लीट वेव्स नहीं आएंगी, क्योंकि बेटा 2 वेव्स इस पर आएंगी तो 6 सेंटीमीटर होगा, 3 होगी तो 9 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 सेंटीमीटर वाली वेव यहाँ पे नहीं आ सकती, यहाँ 3 सेंटीमीटर वाली 3 वेव्स 9 सेंटीमीटर वाले सर्कमफ्रेंस पर आएंगी। बात समझ रहे हैं? यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है उसकी डी ब्राय जो वेवलेंथ है वो 3 सेंटीमीटर की है, तो उसके लिए जो एनर्जी लेवल का सर्कमफ्रेंस होना चाहिए वो या तो 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, या 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, या 9 सेंटीमीटर होना चाहिए, उनके दरमियान का कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बोहर जो कह रहा है कि एनर्जी लेवल फिक्स पोजीशंस पर होंगे और उनकी फिक्स पोजीशन को एंगुलर मोमेंटम से रिलेट कर रहा है, ये उन्हें एंगुलर मोमेंटम से रिलेट नहीं कर रहा है, ये कह रहा है फिक्स पोजीशन पर इसलिए होंगे ताकि वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की डी ब्राय वेवलेंथ आ रही है वो इंटीग्रल मल्टीपल्स में आ सके। यानी कि अगर इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं आ सकती तो वो एनर्जी लेवल पॉसिबल नहीं है। अब सवाल उठता है क्यों ऐसा है, क्योंकि जहाँ पे स्टैंडिंग वेव बनेगी ना वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव का चांस ज़्यादा होगा, डिस्ट्रक्टिव का चांस कम होगा। कंस्ट्रक्टिव का चांस ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस ज़्यादा प्रॉबेबल होगी, और डिस्ट्रक्टिव का चांस कम है तो इलेक्ट्रॉन हम कहें कि वहाँ पर डिसअपीयर होने के चांसेस कम है। बाकी इलाकों में जहाँ पर वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की वेव सुपरपोज करेंगे, ऐसा नहीं कि बाकी इलाकों में नहीं कर रही, लेकिन वहाँ पे जब सुपरपोज करेंगे तो इस केस में स्टैंडिंग वेव नहीं बन पाएगी, वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव का चांस ज़्यादा होगा, इसलिए वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की पॉसिबिलिटी कम है। जैसे मैं इसे यहाँ पे समझाता हूँ, ये जैसे दो यहाँ पे एनर्जी लेवल्स दिखा रखे हैं और वेव्स उनके अराउंड ड्राइव कर रखी हैं। अब अगर आप इस एनर्जी लेवल में देखें, यहाँ शुरू करते हैं, ये पहली वेव यहाँ से यहाँ तक एक, ये दूसरी वेव, ये तीसरी वेव, ये चौथी वेव, और ये आ गया आपके 5वीं, यानी कि इस एनर्जी लेवल में 5 वेव्स मौजूद हैं। सही है। अब अगर आप इस तरफ आएँ तो लेट से मैं इसे यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आ गई पहली वेव, ये आ गई दूसरी वेव, ये तीसरी वेव, और चौथी वेव जाकर यहाँ पर एंड हो रही इस जगह पर।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं। तो इस केस में इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन इस जगह पर होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की वेव मौजूद है, लेकिन यहाँ पर उसके डिस्ट्रक्टिव का चांस ज़्यादा है। डिस्ट्रक्टिव, और यहाँ पर उसके कंस्ट्रक्टिव का चांस ज़्यादा है। ठीक है ना। तो जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव का चांस ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन, और ऑब्वियसली बेटा जब वेव्स डिस्ट्रक्टिवली सुपरपोज करती हैं तो वहाँ से वेव गायब हो जाती है, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के इस रीजन में पाए जाने की पॉसिबिलिटी कम होगी, इस रीजन में पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है उसे हम नाम देते हैं किसका, एनर्जी लेवल का। ठीक है बच्चों। तो हम यूँ कह सकते हैं फाइनली डेट अ कंप्लीट होल नंबर ऑफ वेव्स कैन फिट इन देयर, यानी कि उस 2πr में अगर कंप्लीट या होल नंबर ऑफ वेव फिट इन हो रहा है तो सही है, वो एनर्जी लेवल पॉसिबल होगा। जैसे कि नीचे डायग्राम में दिखाया गया, इसे थोड़ा 2D में दिखाया गया। ये जो पहला जो एनर्जी लेवल है ना बेटा, उसे खोल के, यानी कि जैसे ये एनर्जी लेवल था, हमने इसे यहाँ से काट के से ऐसे स्ट्रेट कर दिया, यूँ ऐसे से स्ट्रेट कर दिया ताकि आपको वेव स्ट्रेट दिखाई दे। तो इसमें एक वेव आ जाएगी पहले एनर्जी लेवल में, दूसरे एनर्जी लेवल में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, और यहाँ पे इसके अराउंड इस तरीके से रैप करके ये 2D में दिखाने की कोशिश की गई है, दरहकीकत ऐसा नहीं है। तो ये एनर्जी लेवल्स पॉसिबल होंगे। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर एक वेव आ रही, यहाँ पर 2 आ रही, लाजमी बात है कि इसमें 1.5 आ सकती है, 1.5 के बाद 2.25 आ सकती है इन दोनों के बीच में, लेकिन वहाँ पर जब ये वेव आपस में सुपरपोज करेगी तो डिस्ट्रक्टिव का चांस ज़्यादा होगा। तो इस केस के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ से डिसअपियर रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम रहेगी। ठीक है ना। और इस चीज़ को फिर आगे जाकर जो आपका वेव मैकेनिकल जो मॉडल है वो बहुत अच्छे तौर पे बयान करता है, और वो उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। वो तो आपका उसमें आ जाता है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में आ जाता है, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्राय क्या हुआ, द स्टैंडिंग वेव्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन ओनली एग्जिस्ट वेयर द सर्कमफ्रेंस 2πr इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्राय वेवलेंथ ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब हमें इससे प्रूव भी तो करना है कि ये भी सेम उसी हम कहें के नतीजे पहुंच रहा है जिस पे बहुत पहुंचा था। मैथमेटिकल हम कहें कि फिजिक्स वर्बली तो हमने पहुंचा दिया वहाँ पर, लेकिन अब वही अपना क्या कहते हैं बोहर के पासिलेट को उठाते हैं, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये जो डी ब्राय कह रहा है ये चीज़ उसमें से अपीयर होती है या नहीं होती। अब हमें मालूम है कि बोहर का थर्ड पासिलेट क्या कहता है, MV/Rn इजिकल टू NH/2π। अब अगर हम इसे अरेंज करें तो हम यूँ कह सकते हैं 2πRn इजिकल टू NH/MV, ऐसा कहा जा सकता है। अब ये 2πRn सर्कमफ्रेंस है nth एनर्जी लेवल का, और MV यहाँ पे जो लिखा हुआ बेटा मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पर H/P आ गया, और H/P हमें मालूम है डी ब्राय वेवलेंथ है। इलेक्ट्रॉन की और करने की पता नहीं, डी ब्राइस वेवलेंथ। ठीक। तो अब इस केस में यहाँ पर जो सर्कमफ्रेंस CN वो बराबर है n लिम्डा के। n यहाँ पर आपके पास इंटीग्रल मल्टीपल है, लिम्डा बेटा यहाँ पर क्या आपके पास वेवलेंथ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एनर्जी लेवल्स पॉसिबल होंगे जिनका जो सर्कमफ्रेंस है इस डी ब्राय वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर है। अब देखें इसका अब ये सिर्फ आपको बोहर की तरह एक नंबर या एक मैथमेटिकल कंडीशन नहीं दे रहा, बल्कि एक्सप्लेन कर रहा है। सवाल उठता है बाकी जगहों पर क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि वहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन की वेव है अपने आप से डिस्ट्रक्टिवली सुपरपोज करेगी तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर पाया नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो वेव है वो अपने आप से कंस्ट्रक्टिवली सुपरपोज करेगी ज़्यादातर मौके पर, हमेशा नहीं, ज़्यादातर मौके पर। मेरे कहने का मतलब ये है कि स्टैंडिंग वेव में हमेशा कंस्ट्रक्टिव नहीं होता, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव दोनों ही चलते हैं। तो अब अगर मिसाल के तौर पर लेट्स अज्यूम कि ये वो स्टैंडिंग वेव है, ठीक है ना। अब ये स्टैंडिंग वेव का क्रेस्ट ट्रफ में तब्दील होगा, ट्रफ क्रेस्ट में तब्दील होगा, तो उस दौरान में यहाँ पे लाइन स्ट्रेट भी आएगी। जब ये लाइन स्ट्रेट आ गई तो इसका मतलब ये है कि अब इसी एनर्जी लेवल में इसके पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज़ीरो हो गई है। लेकिन ज़्यादातर मौके पे पॉसिबिलिटी पाई जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर मौके पे या तो क्रेस्ट या ट्रफ एग्जिस्ट कर रहे होंगे। बात समझ रहे हैं। तो चुनाचा इस केस में यहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी। ठीक। तो अब अगर पहला एनर्जी लेवल है तो उसके लिए उसका जो सर्कमफ्रेंस है लिम्डा के बराबर आएगा, दूसरे के लिए 2 लिम्डा के बराबर, तीसरे के लिए 3 लिम्डा के बराबर। अब यहाँ पर इसी चीज़ को दिखाया गया बेटा कि वेव्स को बेटा रैप किया गया। सबसे पहले ये पहला एनर्जी लेवल है, इसमें वो रैपिंग बेटा दिखाना सही तौर पे पॉसिबल नहीं है, तो बस n=1 कर दिया। दूसरे में पॉसिबल है। अब ये उस वेव का क्रेस्ट है, ये उस वेव का ट्रफ है। वेव बेटा यहाँ पे सॉलिड लाइन की सूरत में नीचे बेटा है, और ये जो ऊपर आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये वेव का जब ट्रफ क्रेस्ट में तब्दील होगा तो वो है।
यहाँ पर ये वेव का जब क्रेस्ट ट्रफ में तब्दील होगा तो वो है, यहाँ पर ये वेव का ट्रफ दिखा रखा है, यहाँ पे बेटा क्रेस्ट में तब्दील होगा। और ये जो दरमियान में आप लाइन देख रहे हैं, मैं इसे थोड़ा सा दूसरे कलर में ले आता हूँ। ये जो आप लाइन देख रहे हैं दर हकीकत एनर्जी लेवल दिखा रखा है, जो कि सर्कुलर है, जो कि हम कहें कि हमारी जो दरमियानी जो मीन पोजीशन है उसे इंडिकेट कर रहा है। तो दूसरे एनर्जी लेवल में अगर आप देखें तो आपके पास जो वेव्स की तादाद है वो कितनी है, ये आ गया आपके पास ट्रफ, ये आ गया क्रेस्ट, एक वेव हुई, फिर एक क्रेस्ट एक ट्रफ, बेटा दो वेव्स आपके पास आ गए, ठीक है। तीसरे एनर्जी लेवल में अगर आप देखें, ये ट्रफ ये क्रेस्ट एक वेव हुई, ये ट्रफ ये क्रेस्ट ये दूसरी वेव हुई, ये ट्रफ ये क्रेस्ट तीसरी वेव होगी। और नीचे बेटा फिर फर्दर भी दिखा रखें। तो आई होप आपको डी ब्राय का हाइपोथेसिस और डी ब्राय ने जो उस हाइपोथेसिस को इस्तेमाल किया बोर के मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए वो समझ में आया होगा। इसमें हमने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें तो ब्रीफली डिस्कस की हैं जो कि चैप्टर नंबर 17 में डिटेल में डिस्कस की जाएंगी, लेकिन ये जो ब्रीफ डिस्कशन है ये आपको हेल्प करेगा चैप्टर नंबर 17 को और डेप्थ में जाकर समझने के लिए, ठीक है डन। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।